तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली नंबर 3.5। तो उसमें है वज्र गुणनखंड विधि। बाकी हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को पढ़ चुका, अब पढ़ना वज्र गुणनखंड। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जिसका अद्वितीय हल होगा मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जो ऐसा होगा उसका हम वज्र गुणनखंड विधि निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय की तुलना। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दिए गए समीकरण निकाय की तुलना। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कराने पर, और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कराने पर। इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा, इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे आगे के क्वेश्चन को हल करते वक्त। तो हमारा a1 क्या हो गया, a1 हो गया हमारा 1, b1 हो गया हमारा -3 और c1 हो गया हमारा -3। यहाँ पर a2 क्या हो गया 3, b2 -9 और c2 -2। अब हमें देखना है कि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, c1/c2 क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए इस निकाय का कोई भी हल नहीं है। जब हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब वो हमारा एक अद्वितीय हल होगा, तभी हम वज्र गुणनखंड लगाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 3x - 5y बराबर 20। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y -20 इक्वल टू 0, 6x - 10y -40 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना इस समीकरण से कराना है और समीकरण दूसरे की तुलना इससे। तो इससे हमको क्या मिलता है, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, और यहाँ पे क्या है a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू -40। अब हमको इस फॉर्म में देखना है हो रहा है या नहीं। इसमें भी तो आइए देखते हैं। इसमें हम मान रखते हैं 3/6 -5/10, ये क्या हो गया -20 -40। ये कैंसिल होगा हमारा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 20 × 1 = 20,
40 माइनस माइनस भी प्लस में हो गए। ये क्या, ये तो हमारा सब बराबर हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये इस निकाय के असीमित हल होंगे। ये भी हमारा अद्वितीय हल नहीं है, इसमें भी हमको वज्र गुणनखंड नहीं निकालना है। अरे ये तो तीसरा क्वेश्चन था, अभी हमको दूसरा और चौथा लगाना है। ओके, हमने गलती से इसको नोट कर दिया, इसमें भी वही हमें प्राप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसको हम, जैसे हमारा ये समीकरण है, इस तरह हम इसको इस साइड ले आते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ऐसे हम लिखेंगे। इसकी तुलना इससे कराने पर हमको A1 = क्या मिलता है 2, B1 = 1, C1 = -5, A2 = 3, B2 = 2, C2 = -8। अब हम A1/B, A2 2/3, B1/B2 1/2, C1 = C2 -5 तो हमको क्या यहाँ मिलता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तुमको यहीं पे मिल गया, तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए इस निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। अब इस निकाय को हम वज्र गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है फार्मूला वज्र गुणनखंड का। ये क्या है x हमारा है, और ये B1/B2, C1 C2, और ये C1 C2 मतलब यही वाला यहाँ पे रहेगा दूसरे में, और ये वाला पोर्शन यहाँ, और B1 और B2 लास्ट में। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इस वाले के साथ, इसका इस वाले के साथ। तो ये हमारा फार्मूला है। इसको और अच्छा फार्मूला बनाएंगे तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं x में B1 × C2 माइनस का, यहाँ पे फार्मूले में माइनस रहेगा, B2 × C2 C1, y के बटे में क्या है, y के बटे में है C1 × A2 -C2 × A1, और 1 जो है हमारा 1 के बटे में है हमारा A1 × B2 -A2 × B1। अब हमारा जो B1 है, जो C2 है, B2 है, जो C1 है, उसका मान रखते हैं, उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ मान रखिए, B1 1 × C2 माइनस का 8 माइनस B2 × C1, उसके बाद क्या है C1 माइनस का 5 × A2 3 माइनस C2 है -8 × A1 है 2। अब ये हमारा क्या है A1 2 × B2 2 माइनस A2 है 3 × B1 1। अब इसको हल करते हैं, हमको क्या मिलेगा, 8 1 जा 8 माइनस 5 2 जा माइनस का 10 और इक्वल टू y 5 3 जा 15 माइनस का 16 इक्वल टू 1/2 2 2 जा 4 माइनस
3 1 जा 3। अब इसको हल करेंगे। x माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा 15 माइनस माइनस प्लस का 16 इक्वल टू 1। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1। ये हमारा कितना बचेगा x बाई यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे y, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे 1/1। तो ये जो हमारा 1 है ये हमारा सी का पोर्शन है ना। देखो एक्स वाई सी, यहाँ पे एक्स ए बी सी, यहाँ एक्स वाई सी रहता है, यहाँ ए बी सी रहता है। तो जब जैसे हम गुणनखंड में करते थे, जब x/2 एक बार इसके साथ बराबर में इसको करेंगे, जो भी होगा, कभी यहाँ पे 3/2 होगा, कभी 1 ही रहेगा, कभी 0 हो जाएगा, मतलब जो भी रहेगा ऐसे लिखेंगे। और जब y के साथ में इसको रखेंगे 1/1, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, x बराबर 2 y बराबर 1। अतः x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। एक्स वाई का मान निकालना था, वो निकल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं हमारा ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आप सब लिखिएगा, इस समीकरण नंबर पहला, ये दूसरा, यहाँ पे जो है दिए गए समीकरण का निकाय की तुलना करना, ये सब आप करिएगा। हम तो सीधे लिख रहे हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c 1 इक्वल टू माइनस का 7, a2 इक्वल टू 3। हमने सारे क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में आप करिएगा, ओके। c2 इक्वल टू माइनस का 15। अब क्या करना था हमको, a1/a2 1/3, b1/b2 -3 -3, और c1/c2 -7 -15। हमको क्या मिला, a1 इक्वल टू a2 बराबर b1 इक्वल टू b2। क्या है, यहाँ 1/3 है, यहाँ पे कट के ये 1 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब ये अद्वितीय हल है, तो इसके लिए भी वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं, सीधे फार्मूले पे मान रख दिया है। तो क्या हो गया, ये आपको पता है ना, यहाँ पे b1 b2 c1 c2 c1 c2, और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 ऐसे था ना, तो इस उसी पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आपके साथ करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 माइनस 21 इक्वल टू y बाई कितना हो जाएगा, माइनस का 21 प्लस 15। ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 9। ओके, अब क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे, जो घटने वाला होगा उसको घटा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 घटा दिए हैं, यहाँ पर भी घट गया है माइनस का 6, यहाँ पे भी हमारा घट गया है, क्या आया 6। जब x/24 इक्वल टू, देखो मैंने बोला था ना, कभी इस तरह का आएगा, कभी अलग तरीके से आएगा, इक्वल टू 1/6। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 24/6।
और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, -6/6, y बराबर -1, x बराबर 4। अतः x = 4, y = -1। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, a - bx + a + by, b का y = 3a + b - 2। ये भी हमारा सेम इसी क्वेश्चन की तरह लगेगा। इसमें भी हमें a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करानी है। यहाँ हम देख सकते हैं दिया गया समीकरण हमारा 2x + 3y = 7। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, = 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1 हो गया। इसको भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 1 और 2 की तुलना इस समीकरण से कराने पर हमको a बराबर a1 बराबर क्या मिलता है, a1 बराबर हमारा है 2 और b1 बराबर है 3, c1 बराबर है -7, a2 बराबर क्या है, a - b, b2 बराबर क्या है, a + b, और c2 = -3a + b - 2। इसको हम लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। चलो इस पे हम मान रखते हैं इसी तरह। a1 हमारा क्या है, 2/a - b = 3/a + b = 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7, 3a + b - 2। ये हो गया। तो प्रथम दो समीकरण 1 और 2, प्रथम दो समीकरणों से हमें प्राप्त होता है 2a - b = 3a + b। अब इन लोग का हम तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2a + b = 3a - b। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। अब हम इसको इधर लेके आएंगे, ये आएगा माइनस में हो जाएगा तो 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या होगा, a माइनस का a। ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5b = 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा a प्लस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा = 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमें पता है, मतलब नहीं, एक स्टेप मैंने यहाँ आगे कर दिया, उसको आप अच्छे से करिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब अंतिम 2 चरण लेते हैं। ये लिखेंगे, अंतिम 2 समीकरणों से हम प्राप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं अंतिम 2 समीकरण हमारे हैं। 3a + b = 7, 3a
प्लस बी माइनस का 2, इधर उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तिरछा, ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस बी। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब इधर लेके आएंगे, a है 7 माइनस में आएगा तो 9 में से 7 गया 2a। अब b इधर आएगा माइनस में तो -7 में से 7b में से प्लस का 3b जाएगा तो कितना बचेगा 4b और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a माइनस 2b इक्वल टू प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 3 जा 6। हमको ये समीकरण मिला दूसरा और ये था हमारा समीकरण पहला। 2 समीकरण हमको मिल गए। अब हमारा जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है, इसको हम समीकरण जैसे इसको हम मानते थे समीकरण 1 और 2, यहाँ पे तुमको सटीक से हमको कुछ मिला नहीं था, इसमें ए बी दिया था, यहाँ पे हमको मिला है एक समीकरण। इसी को हम वज्र गुणनखंड द्वारा हल करने के लिए a1 इक्वल टू हमारा ये a1 है बराबर 1 और ये b कैपिटल B लिखेंगे, b1 इक्वल टू माइनस का 5 और c1 इक्वल टू 0 है हमारा, और a2 कैपिटल का a2 इक्वल टू 1, कैपिटल का b2 इक्वल टू -2, कैपिटल का c2 इक्वल टू 3। चलिए अब इसको हल करते हैं फार्मूले पे रखकर। यहाँ जो हमारा समीकरण है, यहाँ पे हमें x y गुणांक नहीं है, यहाँ पे हमारा गुणांक है 1 का गुणांक a है और 2 का गुणांक b है, y की जगह पे b है, और यहाँ भी x की जगह पे a है और y की जगह पे b है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x की जगह पे a लिखेंगे, हमारा स्मॉल a रहेगा, और यहाँ पे b1 नहीं, यहाँ पे हमारा कैपिटल B हो जाएगा, कैपिटल B1 कैपिटल C1 ओके, और यहाँ पे स्मॉल b हो जाएगा y की जगह पे, यहाँ पे C1, यहाँ पे कैपिटल A1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A1 और यहाँ पे कैपिटल B1 और यहाँ पे B2 C2 C2 A2 A2 B2। यहाँ फार्मूले में एक्स वाई की जगह पे ए बी रहेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई, ये हो जाएगा हमारा, तुरंत मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 15 माइनस 0 इक्वल टू बी बाई 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, माइनस था फार्मूले में, एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 5। समझ में आया यहाँ तक। अब हमारा a बाई हो जाएगा 15 इक्वल टू b बाई हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 बाई हो जाएगा हमारा 3। जब a बाई 15 इक्वल टू 1/3 रखते हैं और जब b बाई 3 इक्वल टू 1/3 रखते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3, a इक्वल टू 5 और b बाई 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3/3, तो b इक्वल टू 1। इस प्रकार a बराबर 5 और b बराबर 1 प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1, 2k - 1
इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको देखते हैं, इसमें k का मान निकालते हैं। तो ये देखते हैं, कोई भी हल ना होने के लिए ये जो c1/c2 है डज नॉट इक्वल टू में रहेगा, बाकी बराबर रहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं, या इसी को माइनस में कर देना जगह, अच्छा ठीक है लिख दे रहे, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। a1 हमारा क्या हो गया 3, b1 हो गया 1, c1 हो गया माइनस का 1, और a2 हो गया हमारा 2k माइनस 1, b2 हो गया हमारा k माइनस 1, और c2 हो गया हमारा माइनस का 2k प्लस 1। अब हम इसको रखेंगे a1 3/2k माइनस 1 इक्वल टू b1 1 इक्वल टू k माइनस 1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2k प्लस 1। ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन में बोला है समीकरणों, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। ये हो गया। इन दोनों को हम लेते हैं 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1k माइनस 1 लेने पर। ओके, अब इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, 3k माइनस 1 इक्वल टू 1 2k माइनस 1 हो गया। 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k इधर आएगा तो हमारा बचेगा k, और 3 उधर जाएगा तो हमारा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 गया 2, k इक्वल टू 2 हमें प्राप्त हुआ। तो अतः k इक्वल टू 2 होने पर दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल, दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? जो विधि हमको आसान लगेगी उसी को हम उपयुक्त मानेंगे। आइए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा 3x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हम देख सकते हैं, पहले हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से दिए गए निकाय को हल ज्ञात करने के लिए। ये हमारा समीकरण है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब उसमें क्या होता था, एक x या y को एक तरफ करके बाकी को एक साइड करते थे प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से y इक्वल टू, इधर जाएगा प्लस का 4 माइनस का 3x y में 2 हो गया हमारा। अब इसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। 8x प्लस 5 4 माइनस 3x y 2 माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 8x प्लस 20 माइनस 15x बाई 2 माइनस का 9 इक्वल टू 0। हम 2 का एलसीएम लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा के 2 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 20 माइनस 15x प्लस 8 माइनस का 18 इक्वल टू 0। इसको x 16 में से 15 गया x, और 20 में से 18 गया 2 इक्वल टू 0।
तो फिर x इक्वल टू में क्या आ गया -2। x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा ये, इसमें हम -2 रखते हैं तो हमारा आता है 5, y का मान 5 आता है। तो y बराबर 5, x बराबर -2। अब हम वज्र गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। अब हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए व्यापक समीकरण निकाय से हल करेंगे। तो हमारा ये क्या है, x 5y 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हमको a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू -9, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -4 प्राप्त होता है। और हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा यहाँ पे a नहीं है, x इक्वल टू y इक्वल टू 1, b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a2 a1 a2 b1 b2, ये ऐसे। तो आपको पता है अब क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस b1 a2। अब इस पे हम मान रखते हैं, यहाँ पे हमने मान रख दिया है b1 c2 का और माइनस c1 b2 का, इन सब का मान रख दिया है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, -20 माइनस प्लस 18 इक्वल टू y, यहाँ पे मिलेगा -27 प्लस का 32 प्लस 1/16 -15। अब ये क्या हो जाएगा, x बाई में -2, y बाई में कितना मिलेगा 5, ये हमारा मिलेगा 1। जब यहाँ तक हमने आपको बताया था ना, जब x का मान एक बार इसके साथ, एक बार y का मान इसके साथ, x बाई -2 इक्वल टू 1, y बाई 5 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। हमको क्या मिला, इस प्रकार x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, ये हुआ हमारा आंसर। तो इसमें जो विधि आपको ज़्यादा आसान लगे हल करने में, कि जो एग्ज़ाम में हमको आसानी हो, मतलब समझ तो दोनों लें, अगर जो एग्ज़ाम में जो पूछेगा वही लिखना रहेगा, वही विधि लगानी रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। विद्यार्थी ए को 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करनी पड़ती है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए
रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे चौथे का पहला पार्ट, माना नियत व्यय। जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत व्यय हम मानते हैं एक तो x है और प्रति दिन भोजन खर्च y। विद्यार्थी ए के लिए क्या कंडीशन दिया है, विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। और यहाँ भोजन लेने की अवधि 20 दिन और 20 दिनों का भोजन खर्च 1000 ही है। और शर्त के अनुसार हमारा समीकरण क्या बनेगा, x y कितना, y हमारा 20 और ये हो गया 1000। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब विद्यार्थी बी के लिए कंडीशन है कि भोजन कितने दिन के लिए लेता है, विद्यार्थी बी के लिए जो 26 दिन भोजन करता है, भोजन लेने की अवधि 26 दिन और 26 दिनों के भोजन का खर्च 1180 रुपये अदा करता है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, कितने दिन, 26 दिन और रुपये 1180। इस प्रकार समीकरण निकाय क्या प्राप्त होता है, हमारा एक समीकरण प्राप्त होता है 20=100 समीकरण 1, और समीकरण दूसरा हमको प्राप्त होता है x + 26y = समीकरण दूसरा। अब इसमें हमको इस चैप्टर में हमने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है ना, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज तो दूसरा चैप्टर है कोई। वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड में क्या होता है, उसमें x y = 1 इस तरह लगाते हैं। उसके पहले हमको a1 b1 और c1 और a2 b2 c2, तो जो हमारा फार्मूला रहता है ये, फिर यहाँ पे a1, फिर यहाँ पे b1 ऐसे रहता है। तो अभी तो हमको यहाँ पे इसका मान निकालना है। अब बताइए मान क्या हो जाएगा हमारा, a1 ये है 1, b1 क्या है 20, c1 क्या है, c1 हमारा है माइनस का 1000 और ये क्या है 1, ये 26, ये 1180 माइनस का, क्योंकि जो हमारा समीकरण होता है वो ax + by प्लस का c = 0 होता है। तो = 0 के लिए हमको इसको इधर लाना होगा, तो ये माइनस में हमारा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम फार्मूला लगाएंगे x y = 1/। यहाँ पे हम अपना फार्मूला रखते हैं। तो चलिए हमने यहाँ फार्मूले के साथ साथ मान भी रख दिए हैं, b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 इसका मान रख दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दिया है। ओके, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके मान रख के उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराने पे आता है हमारा 23 और 100 प्लस का 26,000 आएगा। आप प्लस माइनस करिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस माइनस करके। यहाँ पे आएगा 2400 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180 और यहाँ पे ये 20 है, ये 26 है, 26 से माइनस 20 क्या आ जाएगा 6। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे जब ये आता है तो x = c रखते हैं, y = c रखते हैं। ये तो c की जगह पे ही है ना, अचर है। तो अब क्या हो गया,
24 इक्वल टू 1/6। अब जब y बाई 180 इक्वल टू 1/6 और y इक्वल टू 180/6 इक्वल टू 30, और इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2400 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 400। ये हमारा x इक्वल टू आ गया 4 और यहाँ पे 30 y। इस प्रकार हमारा जो नियत खर्च होता है लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे अतः नियत खर्च क्या हो जाएगा, नियत खर्च क्या था, x था ना, x की वैल्यू कितनी है, ₹400, और क्या है एक, और प्रतिदिन भोजन खर्च, प्रतिदिन भोजन खर्च, प्रतिदिन भोजन खर्च क्या आया हमारा, 30 रुपये 30 या 30 रुपये हो गया। अब चलिए हम लगाते हैं अपने को अगले वाले क्वेश्चन को। यहाँ तक आप सब देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिएगा और इसको 2 से 3 बार लगाइएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम मानेंगे भिन्न हमारा x/y होगा, x हमारा अंश होगा, y हमारा हर होगा, अंश में एक बार 1 जोड़ेंगे, उससे जो समीकरण बनेगा वो हमारा समीकरण होगा पहला, और एक बार अंश में 8 जोड़ेंगे वो हमारा समीकरण होगा दूसरा। आइए करते हैं, आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने क्या बोला था कि x y ही हमको मानना है, तो माना भिन्न अंश, भिन्न का अंश जो है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, अंश हमारा हुआ x और भिन्न का हर y, तो हमको भिन्न क्या मिला, x/y इक्वल टू अंश बटे का हर, ये हुआ। अब हमको क्या बोला है, अंश में 1 माइनस कर देने में, तो हमने 1 माइनस कर दिया, तो वो कुछ मतलब क्या बन जाता है, बोल रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो क्या हो गया 1/3। तो हमारा अंश क्या है, अंश हमारा है x माइनस 1, हर क्या हमारा y इक्वल टू 1/3। अब हमको तिरछा मल्टीप्लाई करा देना है, 3x माइनस 3 इक्वल टू y को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। तो सेकंड स्थिति में क्या बोला है, इसमें बोला है हर में 8 जोड़ देने पे हमारा हो जाता है 1/4, तो हमने हर में 8 जोड़ दिया, इक्वल टू हो गया 1/4। ये अंश क्या था x, हर क्या था y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x इक्वल टू y प्लस 8। अब हम इधर ले आएंगे सबको, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसको निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिख लेंगे आप। हमको क्या मिला है समीकरण ए से, इक्वल टू 3 माइनस का 1 माइनस का 3, इससे क्या मिला इक्वल टू 4 माइनस का 1 माइनस का 8 मिल गया। अब हम वज्र गुणन द्वारा इसको हल करेंगे, फार्मूला चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने ये फार्मूले पे रख दिया है। अब मल्टीप्लाई करिए और इसको जोड़िए और घटाइए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस का 8 माइनस का हमारा हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, और जो फार्मूले में माइनस है यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 24,
ओह नहीं नहीं, 4 नहीं, 4 3 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया हमारा 12, और यहाँ पे आ गया हमारा 1। तो हमको क्या मिला, एक बार जब इसके साथ ऐसे लिख देते हैं, जब x/5 इक्वल टू 1/1, जब y/12 इक्वल टू 1/1, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 12। आ गया, यहाँ तक समझ में आया। इस प्रकार हमको x y का मान मिल गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमारा भिन्न है, भिन्न x बटे y था, वो हो गया 5/12। अब आप जब जोड़ेंगे, यहाँ पे रख के अंश 5 में 8 जोड़ेंगे तो हमको 1/4 मिलेगा, और अंश में जब 1 घटाएंगे तो हमको 1/3 मिलेगा। अब देखो 5 में से 1 गया 3, 3 4 जा 4 मिलेगा, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, 8 जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 आ गया ना। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए चलिए आप नोट कर लीजिए। देखिए, जहाँ समझ में ना आया हो वहाँ कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन यहीं पे हमको समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो एस 50 अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? आइए देखते हैं टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो आइए हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो हमको यहाँ सही और गलत उत्तर देखने हैं और आंसर हमको क्या निकालना है, कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो आइए देखते हैं। माना सही उत्तरों के लिए अंक, इसमें x y का ही खेल है। माना x, गलत उत्तरों के अंक हैं y। प्रथम स्थिति, क्योंकि 2 बार हमको 2 समीकरण चाहिए और 2 बार इसमें क्वेश्चन में बोला भी है। एक बार कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर के लिए 1 और सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले। फिर बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी सही उत्तरों के अंक 3, प्रथम बार हमको 3 बोला है। और क्या है, सही उत्तरों के लिए अंक क्या है, x है। क्या हो गया, 3x हो गया। और यहाँ पे सभी गलत उत्तर के लिए क्या बोला है, 1 बोला है ना, गुणे सभी गलत उत्तर के लिए y। पता नहीं उसका कितना गलत हुआ है। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 3x प्लस गलत उत्तर के लिए, हाँ सही में से माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ये गलत है, माइनस करना है। y इक्वल टू 40, यहाँ पे दिया है 40। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, हाँ 40 हो गया। यहाँ पे दूसरी स्थिति में क्या कहता है, सभी सही उत्तरों के लिए 4 अंक, 4 × x इक्वल टू 4x। और यहाँ पे बोलता है 2 अंक काटे जाएं अशुद्ध उत्तरों के लिए, तो सभी गलत उत्तरों के लिए 2 × y इक्वल टू 2y। तो हमारा समीकरण क्या हो गया यहाँ पे, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या दिया है, हाँ दूसरी स्थिति में बोला है तो
एस 50 अंक अर्जित करता, 50 अंक, तो 50 अंक अर्जित करता। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर ए में A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 3B1 माइनस का 1, C1 -40, क्योंकि समीकरण में हमारा C इधर रहता है, इधर 0 रहता है। इसमें क्या हो गया, A1 4 माइनस का 2 माइनस का 50। अब हम वज्र गुणन द्वारा हल करेंगे। आइए हल करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया। और आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हम जितनी बार ही फार्मूलों को लिखते हैं बिना देखे, उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उतना ही हमको फार्मूला लर्न हो जाता है। तो आप सब क्वेश्चन नोट करते वक्त, क्वेश्चन हल करते वक्त और फिर रिवीजन करते वक्त हमेशा फार्मूला को लिखिए। ये मत सोचिए कि हमको याद है तो हम नहीं लिखेंगे, लिखा करिए उसको। एग्ज़ाम टाइम में भले मत लिखिएगा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ ये फार्मूले से ही हुआ है, नहीं तो बगैर फार्मूले के मान रख देंगे आप। चलिए यहाँ तक हमने ये मान रख दिया है ए बी सी और ए का, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम सीधे मल्टीप्लाई एंड माइनस करते हैं। ये हो गया हमारा प्लस का 50, माइनस माइनस प्लस, माइनस हो गया। अब ये हमारा हो गया क्या, तो आइए हम इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो भी हो तो होगा, देखते हैं। यहाँ पे 80 में से 50 गया, माइनस का 30, और यहाँ पे क्या हो गया, 160 में से 150 गया, माइनस का कितना बचेगा 10। यहाँ पे 6 में से 4 गया, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जब x माइनस बटे 1/- का 2, और जब y माइनस का 10 इक्वल टू 1/-2, x इक्वल टू -30/-2, और यहाँ पे y इक्वल टू -10/-2। ये क्या हो गया हमारा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस में हो गया। ये हो गया 50, ये 15, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10, x इक्वल टू और y इक्वल टू 5, इसलिए x बराबर 50 बराबर है ये, और y बराबर 5। अब हम निकालते हैं। तो अब देखते हैं, हमारा ये फार्मूला है, टेस्ट के कुल प्रश्न सही उत्तरों की संख्या प्लस गलत उत्तरों की संख्या। तो सही उत्तरों की संख्या क्या है, 15, और गलत की है y 5। तो सही के हो गया 15 प्लस गलत 5 इक्वल टू हो गया 20। तो हमारा अतः टेस्ट के कुल प्रश्न हो गए 20। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और जो कुछ भी कहीं पे कुछ गलत हो गया हो तो बताइएगा, ओके। चलिए देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ही टाइम फिक्स करके चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए, दो स्थिति दी है, एक्स वाई मानेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को कैसे हल होगा। यहाँ देखिए, माना एक कार की गति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रथम स्थिति में ए बी सी जो कार फर्स्ट है और कार सेकंड बी पे है यहाँ, और ये जो ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है।
तो अब कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, गति गुणे समय। गति हमारी क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। x और समय क्या हमारा लगा था जब हम पहली दूरी तय करते हैं, समय हमारा लगा था 5। तो क्या हो गया 5x। AC हो गया हमारा 5x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार B, ये यहाँ से यहाँ तक चला। कार B के लिए, कार सेकंड के लिए, कार 2 या सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, इसमें भी गति गुणे समय। गति हमारी कितनी थी, गति हमारी थी यहाँ भी 5 और समय हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे हमारा BC भी हो गया यही y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा AB क्या है, AB हमारा है 100। AC हमारा है 5x। और क्या है हमारा BC माइनस BC। AB जो है पूरे में से BC निकालेंगे तो हमारा AB आ जाएगा। देखो हमको यहाँ पे क्या लिखना, क्या लिख दिया, यहाँ पे होगा 5y। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण हमारा हो गया x 5 कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 दूनाए 10 20। ये हो गया हमारा समीकरण 1। या इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। यही लिखेंगे, समीकरण हमारा 1 हो गया। अब द्वितीय स्थिति सेकंड में, उसमें क्या कहता है, तृतीय स्थिति में कहता है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे पश्चात, तो यहाँ पे वही फार्मूला हमारा रहेगा 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे हो जाएगा वाई। यहाँ तक समझ में आया। 1 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी AD है। AD बराबर 1 घंटा बोला है, जो हमारा समय है 1 और जो हमारा गति है x हो गया। फिर 1 घंटे में कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी BD जो हमारा समय जो लगा है 1 घंटा लगा है, और हमारा जो गति है दूसरी कार की वो y है। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमारा AB हमारा जो 100 यहाँ था वही 100 AB यहाँ भी होगा। 100 इक्वल टू AD हमारा x प्लस BD y, x प्लस y माइनस का 100 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे वज्र गुणनखंड, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं वज्र गुणनखंड और समीकरण 1 और 2 से। A इक्वल टू क्या हो गया 1, B इक्वल टू -1, C इक्वल टू माइनस का 20 और A1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू माइनस का 100। यहाँ पे आप फार्मूला लिखिएगा, उसको हल करिएगा। यहाँ पे हम मान रखते हैं, ऐसे कितना हो गया प्लस का 1000 माइनस प्लस 20। यहाँ पे क्या हो गया हमारा C और A, माइनस का 100 माइनस प्लस 20। और यहाँ क्या हो जाएगा AB, पहले A है 1, B माइनस प्लस 1 1 1 2। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 120, ये हो गया प्लस का 80, ये हो गया 2 जब x/1/2 जब y/80
80 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 2। यहाँ पे क्या हो गया 80/2। ये हो गया x इक्वल टू 60, ये हो गया y इक्वल टू 40। अब हमको क्या मिल गया, तो यहाँ तक हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार फर्स्ट यानी 1 की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, x हमारा कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा y क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया हुआ है यहाँ तक का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप सब अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से हल करिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब हमारी जो क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलिए विमाएँ निकालते हैं एक्स वाई से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आयत की लंबाई कितनी इकाई होनी चाहिए? इसमें एक्स वाई का खेल है तो इसमें एक्स ही होगा। एक्स आयत की चौड़ाई, वाई इकाई। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चाहे जितनी हो जो भी हो, तो यहाँ पे हमारी लंबाई क्या है, यहाँ पे हमारी लंबाई x है और चौड़ाई y, x इंटू वाई हो गया। जो पहला शर्त हमारा कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है 9 कम हो जाता है, तो जो भी क्षेत्रफल रहा होगा उसमें से 9 कम हो जाता है। और यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई जो है 5 इकाई कम और चौड़ाई कितनी 3 इकाई बढ़ा दी जाए, हाँ प्लस 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। अब चलिए ये हो गया हमारा x माइनस 5, ये हो गया हमारा y प्लस का 3 इक्वल टू क्षेत्रफल x y माइनस 9। चलिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बचा क्या हमारा 3x माइनस का 5y, 9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम चलते हैं समीकरण दूसरा बनाने। तो देखते हैं हमारा शर्त दूसरा क्या कहता है। शर्त दूसरा हमारा कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें यानी प्लस कर दे, जोड़ दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए x, लंबाई x प्लस 3, चौड़ाई y प्लस 2 और क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस का 67। एक्स वाई हो गया, इधर हो गया प्लस का 2x प्लस 3y, मल्टीप्लाई करा के देखिए, और 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, हाँ ये कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2x प्लस का 3y, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसमें से इस 6 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 61 आएगा इक्वल टू 0। समीकरण दूसरा, यहाँ से हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे, तो वहाँ पे हमको एक्स वाई का मान a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है 3, b1 क्या है -5 और c1 क्या है -6। ये क्या है a1 a2 और b2 3 है, ये है -61।
अब इसको हम वज्र गुणन द्वारा हल करेंगे। तो देखिए हमने ये फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले पे हम मान रखेंगे ए बी सी का, तो हमको ये मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमको ये मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 61 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3। ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, 61 इंटू 3। ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। तो अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 5, ये हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारा y बाई माइनस का 12 प्लस का 183 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 19। अब हम यहाँ तक तुमको पता है, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 2 3 3 2 3। मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने पहले कर लिया है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 171 इक्वल टू 119। जब x, अब तो आपको पता ही हो गया कहाँ जब रखना है, कहाँ तब रखना है, कहाँ पे चौकी रखना है, कहाँ पर इसलिए रखना है। तो आप ऐसे अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, हमसे भी अच्छा। ये हो गया हमारा, और y इक्वल टू हो गया, ये हमारा कटेगा x, ये कटेगा 170 में, और ये होगा हमारा 19 9 171। अतः x इक्वल टू 70, y इक्वल टू 9। अब हमारा आयत क्या है, आयत की लंबाई जो x थी वो हो गई 17। अब जो आयत की चौड़ाई है y है, जो y है वो हो गई हमारी 9। हमको यही पूछ रहा था, कह रहा था आयत की भीमाएँ ज्ञात कीजिए, तो आयत की भीमाएँ यही हैं। अब चाहे तो भीमा लिखिए आप, चाहे लंबाई लिखिए, चाहे चौड़ाई लिखिए। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा वेट करें, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तब तक के लिए धन्यवाद।